Good morning everyone. Myself Prakhar Verin Saxena. I am biology faculty in Rajiv classes, more specifically zoology. तो जैसे कि आप सब जानते हैं अभी क्वारंटीन चल रहा है, ठीक है, लाइक द एपोकैलिप्स। सब जने घर में हैं और एक बहुत बड़ी समस्या गेट के बाहर हम लोग के खड़ी है, तो हम लोग अपने अपने घरों में हैं, ठीक। लेकिन घर में रहने से हमारी पढ़ाई पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई हमेशा चलते रहनी चाहिए क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हो, आप वाकई में किसी फील्ड को कुछ देना चाहते हो, तो आपको पढ़ते रहना होगा, ठीक है, क्योंकि वही आपका सच्चा साथी है। नॉलेज एक ऐसी चीज़ है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता, बाकी सब कुछ छीना जा सकता है किसी ना किसी तरीके से, ठीक। और नॉलेज वही होती है जो हमें फ्री कर दे चीज़ों से। तो हमें फ्री होना है, हमें सब चीज़ों को समझना है, ठीक है, और हर तरीके से हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ग्रास्प करना है। देखो, अब जैसे कि नीट अप्रोच कर रहा है ना, जैसे ये क्वारंटीन ओवर होगा एकदम से नीट हो जाएगा, तो हमें पढ़ते रहना होगा, ठीक। अब नया सेशन भी हाथ के हाथ स्टार्ट हो रहा है। इस समय तक हो जाता था हर साल नया सेशन स्टार्ट। तो कुछ बच्चे हैं, है ना, जो 10th से 11th में मूव कर रहे होंगे या 11th से 12th मूव कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो लोग बोर्ड्स दे रहे थे, बोर्ड्स नहीं हो पाए, है ना, कुछ बोर्ड्स रह गए, किसी किसी के बोर्ड्स कंप्लीट हो गए। तो वो सब जने जो भी नीट के लिए अपीयर कर रहे हैं, तो उन सबको सबसे पहले मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बस आप लोगों की मेहनत में दम होना चाहिए, ठीक है। जब आप लोगों को लगे कि हाँ, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक। बाहर सब चीज़ें हमारा वेट कर रही हैं, हमें उनके काबिल बनना पड़ता है ना। और काबिल बनने का मतलब है हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक। अब ये सेशन बेसिकली उनके लिए है जो 10 से 11th की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। हम लोग आज जो सेशन कंप्लीट करेंगे, आज जो हम कवर करेंगे, वो चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और वैसे बोला जाए तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक। अब इस टॉपिक में 2 पोर्शन है, ठीक है। देखो, मैं आप लोग को एक बात बोलता हूँ, आप लोग चीज़ कहीं से भी पढ़ लो, कितनी डेप्थ में पढ़ लो, ठीक है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग लेवल रखना चाहते हैं। मेरा मानना ये है कि आपको अगर नीट का एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी को बेस कर चलना चाहिए, एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए। देखो, अगर फाउंडेशन हमारा बहुत अच्छा होता है ना, बेस हमारा बहुत अच्छा होता है, तो हम उसके ऊपर कितनी ही बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, समझ रहे हो। और अगर फाउंडेशन वीक होगा तो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी गिर सकती है, ठीक। तो अब तक जो भी आपने पढ़ा अप टू 10th, वो सब आपका बेसिक था 11th के लिए। एक छोटा सा गैप है, ठीक है, 10th और 11th में टॉपिक्स के बीच में, वो गैप भरा जा सकता है। दिक्कत क्या है, 10th तक जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बहुत लिमिटेड थी, ठीक। अब आपको ये लगेगा एक बार में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी जा रही है, ठीक है। लेकिन मैं फिर आप लोगों को बोलता हूँ, ये सब सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इनके ट्रिक्स हैं याद करने के, ठीक। लेकिन जो बेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो वैसा ही है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन की तरह नहीं है। वो चीज़ आप फील कर सकते हो, वो आप सोच सकते हो कि हाँ, ऐसा हो रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। और जब आप कॉन्सेप्ट को इस तरीके से पढ़ोगे, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर को हम 2 पोर्शन में पढ़ेंगे। एक पोर्शन होगा हमारा पहले बॉडी फ्लूइड्स का, और दूसरा पोर्शन होगा सर्कुलेशन का, ठीक है। अब मैं एक छोटी सी बात सर्कुलेशन के लिए कर लेता हूँ, क्योंकि ये हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड्स का ओरिजिन भी हम यहाँ से समझ सकते हैं। तो जो सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसके अंदर क्या है, देखो, कोई चीज़ सर्कुलेट होनी है, ठीक है। अब जब कोई चीज़ सर्कुलेट होनी है, तो हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ये सब आप बेसिक पढ़ चुके हो, मैं जस्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक। देखो, चाहे वो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो बहुत कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी की या खुद की नीड्स को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ताकि वो एनर्जी ऑब्टेन कर सके। जब वो एनर्जी ऑब्टेन करता है, जब वो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है, तब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो वेस्ट होते हैं, जिनका उन्हें एक्सक्रीशन करना है, और कुछ ऐसे सबस्ट्रेट होंगे उस मेटाबॉलिज्म के लिए जो उन्हें रिक्वायर्ड होंगे, ठीक। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की एनिमल किंगडम में अलग अलग तरीके हैं उन न्यूट्रिएंट्स को लेने के और अपना एक्सक्रीटरी मटेरियल निकालने के लिए। जैसे अगर मैं लोअर ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, स्पंजेस की, सिलेंट्रेट्स की, तो वो वाटर को अपनी बॉडी में लेते हैं, वाटर से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद में वाटर में वेस्ट प्रोडक्ट मिलाते हैं और रिलीज़ कर देते हैं उस वाटर को, है ना। स्पंजेस में पड़ा होगा ऑस्टिया, ऑस्कुलम, ठीक,
माइन्यूट पोर्स ऑन देयर बॉडी जिससे वो वाटर को ले रहे हैं, उनके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म बड़ा होता जाता है, डेवलप होता जाता है, हम हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं तो बहुत सारे सेल हो जाते हैं। जब बहुत सारे सेल हो जाएंगे तो हर एक सेल के कांटेक्ट में वो फ्लूइड, वो सर्कुलेटरी मटेरियल नहीं आ सकता, ठीक है, ताकि वो फ्लूइड जिससे वो न्यूट्रिएंट ऑब्टेन कर सकें, जिसके अंदर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डाल सके, हर एक सेल के टच में आए। इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम इवॉल्व होता है हायर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अब ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको 3 चीज़ों से मिलकर बनना है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि सर्कुलेट होना है ना, तो एक मीडियम चाहिए हमें जिसके अंदर चीज़ें सर्कुलेट हो सकें, ठीक। अब हमारे अंदर वो काम ब्लड करता है, लिम्फ करता है, ठीक है। दूसरी चीज़, देखो जो सर्कुलेशन है ना वो कई तरीके के हैं। अब अगर ये बोले जाए कि सिर्फ ब्लड ही सर्कुलेट हो रहा है हमारी बॉडी में तो ये गलत है। देखो, ब्लड सर्कुलेट होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ठीक है। लिम्फ सर्कुलेट होता है लिम्फेटिक सिस्टम में, है ना, लिम्फ वेसल्स होती हैं, लिम्फ होता है, राइट। ऐसी बहुत सारे माइक्रो सर्कुलेशंस भी होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे CSF सर्कुलेट हो रहा है, ठीक, और एंडोलिम्फ, पेरिलिम्फ सर्कुलेट हो रहा है इनर ईयर में, या आई के अंदर एक्वस ह्यूमर सर्कुलेट हो रहा है, कोरोइड से निकल रहा है, कैनाल ऑफ स्लेम, है ना। ये सब चीज़ें सर्कुलेशन का पार्ट है, लेकिन सर्कुलेशन का कुछ बेसिक हमेशा सेम है, ठीक। जैसे कि सर्कुलेशन के लिए हमको एक फोर्स चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। भाई समझो, एक जगह से दूसरी जगह किसी लिक्विड को जाने के लिए वो क्यों जाएगा? जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रही होगी। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं मोटिव फोर्स, जो किसी भी चीज़ के अंदर मोशन प्रोवाइड कर सके, उस चीज़ को मोशन में ला सके, मोटिव फोर्स, ठीक है। तो ये जो मोटिव फोर्स है ये कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, या फिर कोई प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा तो क्रिएट होगी किसी भी चीज़ में, ठीक। तो अब जैसे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये काम हार्ट का होता है ना। तो हार्ट इसलिए रिक्वायर्ड होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्योंकि वो मोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्शन से इतना प्रेशर क्रिएट होता है कि वो मीडियम रन कर सके, ठीक। अब तीसरी चीज़ की बात करते हैं। 2 चीज़ें तो हो गई, एक मीडियम हो गया, एक मोटिव फोर्स हो गया। हम तीसरी चीज़ की बात करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए क्या चीज़ चाहिए, वो तीसरी चीज़। देखो, अगर हम बात करें, एक हायर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल हैं, ठीक है, और अगर इस मीडियम को हम फ्रीली मूव कराना चाहें, ठीक, जैसे समझो एक नदी बह रही है, ठीक है, एक रिवर फ्लो कर रही है, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम आप लोग देखोगे वो अपना पाथ चेंज करती है, ठीक है, उसके फ्लो में चेंज आता है, उसके पाथ में चेंज आता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में इस चीज़ को नहीं झेल सकता, है ना, क्योंकि हीमोस्टेसिस, एक नॉर्मल रेंज के अंदर सारे फंक्शन परफॉर्म होने हैं, राइट। अब इस नॉर्मल रेंज को मेंटेन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम थ्रू आउट द लाइफ ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक। अब ऑलमोस्ट सेम रखने के लिए हम खुला तो नहीं छोड़ सकते, जैसे रिवर हो गई, ठीक है, क्योंकि वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंज होती रहेगी। तो हमें क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है पाइप्स की, ठीक है। इन पाइप्स को हम कॉन्डुइट्स बोलते हैं, पाइप्स लेमन टर्मिनोलॉजी हो गई, कॉन्डुइट्स बोलते हैं, ठीक। तो हमें कॉन्डुइट्स की रिक्वायरमेंट है ताकि उनमें मीडियम फ्लो हो सके, और ये कॉन्डुइट्स कौन प्रोवाइड करता है? ब्लड वेसल्स, समझ रहे हो, माइक्रो सर्कुलेशन, मेगा सर्कुलेशन, है ना, कैपिलरीज, आर्टेरियोल्स, ठीक, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। तो ये 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं सर्कुलेशन के लिए। लेकिन बाकी 2 ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो सर्कुलेशन में चाहिए, ठीक है। जो तीसरी चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सर्कुलेशन में चाहिए वो है मीडियम। मीडियम नहीं होगा तो बात कैसे भी नहीं बनेगी, ठीक है। एटलीस्ट लोअर ऑर्गेनिज्म में बिना हार्ट, बिना ब्लड वेसल्स के काम चल जाएगा, लेकिन मीडियम तो वहाँ भी चाहिए, ठीक। तो हमें इस मीडियम को पढ़ना है। ये जो मीडियम है ये हम बॉडी फ्लूइड वाले पोर्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी सर्कुलेशन के अंदर हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं, हार्ट पढ़ेंगे जो मोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा वो बेसिकली इन बॉडी फ्लूइड्स पर रहेगा, और बॉडी फ्लूइड्स में भी देखो बहुत सारे फ्लूइड्स हैं, ठीक, क्योंकि माइक्रो सर्कुलेशन अलग है, मैंने आप लोगों को बताया, मेगा सर्कुलेशन के फ्लूइड्स अलग हैं। हम आज बात करेंगे ब्लड की, ठीक है, और ब्लड के बाद ब्लड ग्रुपिंग की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, तो ब्लड की जो डेफिनेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कैसा? एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। देखो, कनेक्टिव टिश्यू वर्ड क्या बता रहा है कि ये चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है आपस में। जब एक लिक्विड फ्लो होगा तो 2 पॉइंट को कनेक्ट कर देगा, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब समझो, देखो क्या बोला इसने, एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स है जो फ्लो कर रहा है, ठीक, उसके अलावा प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट है, ये बोला एनसीईआरटी ने, ठीक है।
अब हम ब्लड को इसी तरीके से समझेंगे क्योंकि हमें बेस हमारा एनसीईआरटी रखना है, ठीक। अब देखो ब्लड में इसने यहाँ हमें दो पोर्शन क्लियर कर दिए कि एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स वाला पोर्शन है जिसको आप प्लाज्मा बोल रहे हो, और एक फॉर्म्ड एलिमेंट है जो सेलुलर पोर्शन है, ठीक। तो अब इसके बाद में हम लोग कॉपी की तरफ आ जाएंगे, हम चीज़ों को देखते जाएंगे, समझते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। जो बेसिक था वो यही था, सर्कुलेशन का और बॉडी फ्लूइड्स का। ये बेसिक चेंज नहीं होगा, चाहे आप सर्कुलेशन को चेंज कर दो, आप किसी और सिस्टम में चले जाओ, बेसिक हमेशा यही रहेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ब्लड की, ठीक। तो हमने अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ब्लड को डिफाइन करा और उसके बाद में हमने ये समझा कि ब्लड के दो पार्ट हैं। एक तो फ्लूइड पोर्शन है जो फ्लो कर रहा है फ्रीली, जिसको हमने बोला प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं ये सेलुलर पोर्शन है ब्लड का, ठीक है, ये बने हुए हैं एलिमेंट्स, ठीक, और प्लाज्मा के अंदर डाले गए हैं, समझ रहे हो। तो अब ये जो प्लाज्मा है ये ऑलमोस्ट 55% होता है ब्लड का, यानी कि जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है बॉडी में उस वॉल्यूम का 55% इस प्लाज्मा, और जो 45% होता है वो होता है फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है। अब देखो ये जो लिक्विड पोर्शन है, इस लिक्विड पोर्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या एक एक कर हम समझते हैं। देखो मैक्सिमम तो वाटर से बना होता है ये लिक्विड पोर्शन, यानी कि अगर मैं बात करूं प्लाज्मा में तो प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर ही होता है, समझे आप, यानी कि मैक्सिमम पोर्शन इज वाटर। और अब इस वाटर में सस्पेंडेड हैं अलग अलग चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हैं देखो, इस वाटर में कुछ सॉलिड सस्पेंड होते हैं, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 6 to 8% होते हैं, और कुछ गैसेस डिजॉल्व होती हैं, ठीक। हम उन्हीं चीज़ों को समझेंगे जो हमारे सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, उनके अलावा हम चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं अगर बात करूँ तो सॉलिड्स बहुत सारे प्रेजेंट हैं, लेकिन अभी हमें सब चीज़ें नहीं पढ़नी, ठीक, क्योंकि भाई अगर हम अभी सब पढ़ लेंगे तो मेडिकल कॉलेज जाकर क्या करेंगे, है ना। और 6 साल की पढ़ाई में वहाँ आपको पूरा अच्छे से सब चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि वो आपके आगे तक काम आएंगी, ठीक। अभी हमें पहले मेडिकल कॉलेज पहुँचना है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हैं, देखो जो सॉलिड पोर्शन है इन सॉलिड्स को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो मैं क्या बोलूँगा कि इनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मटेरियल, और मैं दूसरा क्या बोलूँगा इनके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक या मिनरल सॉल्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक या मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं वो चीज़ें देखता हूँ जो मेरे लिए ज़रूरी है और मुझको याद रखनी है, समझनी है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले ऑर्गेनिक पोर्शन है ना, जो सॉलिड ऑर्गेनिक पोर्शन है प्लाज्मा के अंदर, वो है प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। इन प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं और ये प्रोटीन के अलग अलग लेवल हमें बहुत सारी डिजीज़ के लिए इंडिकेट करते हैं, ठीक है, वो सब आप आगे पढ़ोगे। तो कौन कौन से हमें अभी के लिए पता होने चाहिए प्लाज्मा के प्रोटीन, फिब्रिनोजन, ठीक है। देखो चीज़ों का ना बायोलॉजी में नाम बहुत कुछ बता देता है। फिब्रिनोजन 2 पार्ट से मिलकर बना है, फिब्रिन फाइबर लाइक, ठीक है, जेन मतलब जनरेट करने वाला, जो फाइबर्स को जनरेट करेगा। अब ये फाइबर कहाँ काम आएंगे, देखो फाइबर हमेशा काम आते हैं कोई मैश बनाने के लिए, समझ रहे हो, जैसे क्लॉथ भी है जो आप पहनते हो वो मैश है फाइबर्स का, ठीक, जो नेट है ना, जिससे आप फिशिंग करते हो, ठीक, वो भी क्या है, मैश है फाइबर्स का। तो इस फाइबर के मैश से क्या होगा, आप किसी भी बहती हुई चीज़ को रोक पाओगे, तो ये क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है, फिब्रिनोजेंस। दूसरा ग्लोब्यूलिन, तीसरा प्रोटीन एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक, और इनके अलग अलग फंक्शन हैं, इनका अलग अलग लेवल ब्लड में अलग अलग डिजीज़ को इंडिकेट कर जाता है, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें जानने ज़रूरी होते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें प्रेजेंट होती है वो होता है कार्बोहाइड्रेट। ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्लूकोज की फॉर्म में, समझे। इसके बाद में तीसरी चीज़ पर आ जाते हैं, भाई फैट्स भी प्रेजेंट है ना। उसके अलावा हार्मोन्स प्रेजेंट है ना, जो इंटरनल सिक्रीशन है बॉडी का, ब्लड में हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं।
अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, हमें जो अभी याद रखना है वो प्लाज्मा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट याद रखना है, क्योंकि इससे हमारे आगे के कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं चैप्टर्स के। ठीक, अब इसके बाद में बात करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से हैं। देखो, तो सोडियम प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। ठीक है, सोडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्व कंडक्शन में भी हेल्पफुल है। ठीक है, और बेसिकली देखो जितने भी आयंस हैं उनका काम क्या होगा, किसी भी मेम्ब्रेन पर चार्ज क्रिएट करने का, एक पोलैरिटी क्रिएट करने का। ठीक है, ये बात आगे तक याद रखना, इस पोलैरिटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे आप पढ़ पाओगे। ठीक है, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया। ठीक है, अलग अलग आयंस प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे। ठीक, हमारे काम के बस यही थे। ठीक है, अब मैं गैसेस की बात करूं तो मैं बस ये बताऊंगा आपको कि गैसेस 3 ही प्रेजेंट हैं, एक ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन। इनके अंदर भी सिर्फ 2 गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से आप लगभग अपनी प्रिपरेशन का 90% पोर्शन कवर कर लोगे। ठीक है, इन 2 गैसेस के सिस्टम समझने पर एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। ठीक, अब ये तो पोर्शन हो गया प्लाज्मा का, जो आपको पता होना चाहिए, ये ब्लड का 55% पोर्शन बना रहा है। ठीक है, तो देखो जो प्लाज्मा है ना, ये जस्ट फ्लूइड पोर्शन है, स्ट्रॉ कलर। ठीक है, बिल्कुल क्लियर लिक्विड पार्ट ब्लड का, दिस इज व्हाट इज प्लाज्मा। ठीक है, अब हमें इसमें एक टर्म और समझनी है, सीरम। ठीक है, जो हमें दूसरी टर्म समझनी है वो क्या है, सीरम। तो देखो क्या होता है, जब भी कोई इंजरी होती है, ठीक है, तो जैसे आपके चोट लगी, ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड निकल रहा था, तो उसके बाद में क्या होगा, वहाँ क्लॉट बन जाएगा, और क्लॉट बनने के करीब आधा घंटे बाद एक लिक्विड ऊज होगा। ठीक है, वो भी कैसा होगा, स्ट्रॉ कलर्ड का, बिल्कुल क्लियर लिक्विड निकलेगा, है ना, ब्लड क्लॉट से। तो क्या होता है, क्लॉटिंग के टाइम पर इस प्लाज्मा में से ये फिब्रिनोजिन चला जाता है। मैंने आपको बताया ना, ये फाइबर बनाएगा, क्लॉट बनाएगा, तो ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो वो जो लिक्विड निकल रहा होता है उसको हम सीरम बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सीरम इज इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फिब्रिनोजिन। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ों के बारे में पता चला, एक ब्लड, एक प्लाज्मा और एक सीरम। देखो अब क्योंकि सीरम में से फिब्रिनोजिन चला गया, लेकिन बाकी 2 चीज़ें प्रेजेंट है, ग्लोब्यूलिन भी, एल्ब्यूमिन भी। ठीक है, तो इनको जब हम ब्लड में मेज़र करते हैं तो हम इनको क्या बोल देते हैं, सीरम ग्लोब्यूलिन, सीरम एल्ब्यूमिन। समझ गए, क्योंकि ये सीरम में प्रेजेंट है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो जो फॉर्म्ड एलिमेंट है ये आपको 3 है। कौन कौन से, एक तो आरबीसी, आरबीसी का मतलब हो गया रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, इनको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखो इनके नाम में छुपा हुआ है। ठीक, तो जो एरिथ्रो है, ठीक है, एरिथ्रोस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है रेड, और साइट्स का मतलब होता है सेल। समझ गए, तो ये रेड कलर के सेल होते हैं, इसीलिए इनको हम रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। दूसरे हो गए WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, इन वाइट ब्लड सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, देखो अब ये 2 तरीके से स्पेल हो सकता है, आप ये वाली स्पेलिंग याद रखो, ये आपके एनसीईआरटी में है। क्यों 2 तरीके से स्पेल हो सकता है, ये मैं आपको कारण समझा देता हूँ। ठीक है, देखो क्या है कि ये जो ल्यूकोसाइट है, ठीक है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ये जो ल्यूको है ना, इसके अंदर ये ग्रीक में ऐसे लिखा जाता है, LEUKOS, ल्यूकोस। ठीक है, इस ल्यूकोस का मतलब होता है वाइट, समझे, और साइट्स का मतलब हो गया सेल, तो इसलिए इनको हमने वाइट ब्लड सेल बोला। तो आप इसको LEUKOCYTES भी लिख सकते हो और LEUCOCYTES भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ये सी वाली स्पेलिंग है, तो हम थोड़ा इसको प्रेफर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ जो प्लेटिलेट्स, इन प्लेटिलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये वर्ड भी हमें इनके बारे में बता रहा है। देखो थ्रोम्बो या थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, है ना, जो कोएगुलेट होने के बाद बने
क्लॉट। जैसे फिब्रिनोजन क्लॉटिंग का काम कर रहा था, वैसे ही प्लेटलेट्स कुछ ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं जो क्लॉटिंग में बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, जिनके ना होने की वजह से क्लॉटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो क्या है ये? कैस्केड रिएक्शंस होते हैं। कैस्केड मतलब एक के बाद दूसरी जुड़ी हुई। ठीक, तो इन जुड़ी हुई रिएक्शन से वो क्लॉट का फॉर्मेशन होता है जब आपकी चोट लगती है। ठीक है, तो क्या क्या, एक तो फिब्रिनोजिन हेल्प करता है और प्लेटलेट से निकलने वाले फैक्टर। तो ये पूरा ब्लड का फ्लो चार्ट हो गया, ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हम इस प्लाज्मा पोर्शन को इतना ही रहने देते हैं क्योंकि ये हम एनिमल टिश्यू में और डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, हमारा मेन पोर्शन जो हमारे इस चैप्टर में काम आने वाला है वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। ठीक, तो अब हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को समझना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करेंगे हम। सबसे पहले आरबीसी की या फिर रेड ब्लड सेल की। दूसरा नाम मैंने इनको क्या बताया? एरिथ्रोसाइट्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ से इनके बारे में हमें बहुत कुछ जानने को, सीखने को और समझने को मिलेगा। ठीक है, एक कर देखते हैं। देखो, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट का वो पोर्शन है जो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। इसका मतलब इस सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट। ठीक है, मतलब जितने भी मैमल्स हैं उनके आरबीसी में एरिथ्रोसाइट्स नहीं होते एक्सेप्ट कैमल एंड लेमला। ठीक, ये आप जो एनिमल डाइवर्सिटी है उसके अंदर पढ़ते होंगे ये इस क्वेश्चन को, है ना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। ये क्वेश्चन आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, एक सेकेंड रुकिए। ठीक है, हाँ, अब आगे समझते हैं। इनका जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज का होता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमारे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम इसके नाम की बात करें तो ये एरिथ्रोसाइट, मैंने आपको बताया ना, रेड ब्लड सेल्स। ठीक, ये रेड क्यों है? तो इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, ठीक है, जो इनको कलर प्रोवाइड करता है। उस पिगमेंट को हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, जो आरबीसी हैं इनका मेन फंक्शन ही है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक, अब देखो, इस सेल को क्योंकि खुद के अंदर जगह बनानी थी ताकि गैसेस एक्यूमुलेट हो सकें इस सेल में और वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, इसलिए इसने अपने न्यूक्लियस को निकाल दिया। तो जब ये मैच्योर हो रहा होता है, ये अपना न्यूक्लियस लूज़ कर जाता है। एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, दूसरी चीज़, ब्लड के अंदर ये मोस्ट एबेंडेंट होते हैं क्योंकि भाई मेन चीज़ क्या है, मेन सबस्ट्रेट क्या है? ऑक्सीजन। देखो, आगे आप पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा होता है ना, तो उस सिस्टम को चलाए रखने के लिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑक्सीजन लेता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ईटीएस नहीं चलेगा। ये आप आगे रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ोगे। ठीक है, जब ईटीएस नहीं चलेगा तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, समझ रहे हो? तो एनर्जी को कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एक कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए सारे सेल्स को, इसलिए आरबीसी का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, समझे? यानी कि 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज होते हैं, समझ रहे हो? तो ये मोस्ट एबेंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब हम इनकी थोड़ी शेप और मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने देखा इनमें न्यूक्लियस नहीं है। ठीक है, इसलिए थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक, इनकी जो शेप होती है वो बायकॉन्केव होती है। ठीक है, बायकॉन्केव कैसे समझोगे? देखो, डंबल देखे ना आप लोगों ने, तो जैसे डंबल की शेप होती है ना, जस्ट लाइक वैसी। अब डंबल की शेप क्यों है? क्या फ़ायदा होगा डंबल की शेप से? देखो, डंबल की शेप होने से दो फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि ये गैसेस का इक्वल और रैपिड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन आप बोलोगे अरे सर, ये तो जब सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता तो भी कर पाता, डंबल शेप होने की क्या ज़रूरत थी?
दूसरा रीज़न आते हैं, इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक स्फेरिकल आरबीसी की मैं अगर बात करूँ, अगर ये स्फेरिकल हो तो ये 7.2 माइक्रोन का इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इतनी हाइट पर ये बायकॉन्केव हो जाता है, ठीक। ऐसे तो ये 7.2 माइक्रोन ही रहा, लेकिन जो इसके इंटरनल डायमीटर हैं वो सबसे पतली जो ये जगह थी, जो मोस्ट कॉन्ट्रैक्टेड पोर्शन था, यहाँ चला जाता है 1 माइक्रोन का, और जो मोस्ट डायलेटेड पोर्शन है वहाँ चला जाता है 2.2 माइक्रोन का। देख रहे हो कितना इसने अपने साइज़ में चेंज ले आया। इस साइज़ में चेंज होने की वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, ठीक है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मान लो एक पेपर है, ठीक, ये एक छोटा सा पेपर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये कम जगह में ज़्यादा आए, तो मैं इसको फोल्ड करना शुरू कर दूँगा, ठीक है। जब मैं इसको फोल्ड करता चला जाऊँगा तो ये बहुत कम पोर्शन में पूरा का पूरा पेपर आ जाएगा, ठीक है। इसी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम में विलाइज बनाई गई, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कराना था। यहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज कराना है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा फोल्ड लेकर आ जाते हैं। अब इतना नहीं ला सकते, मेम्ब्रेन कोलैप्स हो जाएगी, ठीक, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उन प्रोटीन की हेल्प से इसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाता है और ये बाइकॉन्केव शेप का हो जाता है, ठीक। अब तीसरा क्या फ़ायदा हुआ, तीसरा फ़ायदा ये हुआ कि इसकी सम टोटल टेंशन कम हो गई, है ना भाई। मैक्सिमम सरफेस टेंशन किसकी होती है, एक स्फीयर की होती है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बाइकॉन्केव होने की वजह से सरफेस टेंशन कम हो गई। समझ में आ रही है बात। 4 चीज़ की बात करता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। देखो जो माइक्रोवेस्कुलेचर होता है ना, जो कैपिलरी एंड होते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल टिश्यूज़ से कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक, माइक्रोवेस्कुलेचर बेड जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ वेस्कुलेचर का डायमीटर बहुत कम होता है। डायमीटर कम होने की वजह से इन सेल्स को उसमें से जाना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि पहले से ही कॉन्स्ट्रिक्टेड है, तो ये ज़रा सा स्क्वीज़ होता है और चला जाता है। इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, स्क्वीज़ होना आसान है। जबकि अगर ये शेप होती तो इसको बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ होना पड़ता, और इस स्क्वीजिंग की वजह से इसकी मेम्ब्रेन डैमेज हो सकती थी। समझ में आई बात, किस वजह से इसको बाइकॉन्केव शेप दी गई, नेचर ने क्यों दी। नेचर सबसे बढ़िया इंजीनियर है, ठीक है, क्योंकि इंजीनियर सिर्फ मशीन बना सकते हैं या एआई बना सकते हैं, ठीक। नेचर ने ऑर्गेनिजम्स को बनाया, और ऑर्गेनिजम्स को भी इतना कॉम्प्लेक्स कर कर बनाया कि हर एक चीज़ का एक यूज़ है, एक रीज़न की वजह से है, बिना रीज़न के कुछ नहीं होता, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि है क्या, आगे इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी में। देखो तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया बाइकॉन्केव शेप। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। अब देखो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, उसके अलावा जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो डीएनए भी नहीं होगा, सीधी सी बात है, डीएनए एब्सेंट है भाई। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक। तो डीएनए एब्सेंट है। डीएनए के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है ना। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा ना, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक। उसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। तो इस सेल ने अपनी लगभग सारी ऑर्गेनल्स निकाल दी, और बिल्कुल वो इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स रखे जो या तो गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे या फिर इसको जस्ट सर्वाइव करा पाएंगे, ठीक है। अब लेकिन देखो ये एक सेल है और इसको फंक्शन परफॉर्म करना है। फंक्शन परफॉर्म करना है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी इसे, तो इसको एनर्जी सीधा ग्लाइकोलाइसिस से मिलती है, ठीक है। ये वही एनर्जी की फॉर्म है जो बहुत लोअर ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं, ठीक, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। ग्लाइकोलाइसिस तो वही प्रोसेस है, ठीक है। तो इसने एनर्जी ऑब्टेन करी ग्लाइकोलाइसिस से। अब देखो क्या है कि इसके सरफेस पर, है ना, समझना, अगर मैं बहुत सारे रिसेप्टर लगा दूँ, ठीक, तो गैसेस को आने जाने में दिक्कत होगी। तो इस दिक्कत को हटाने के लिए इसके सरफेस पर इंसुलिन का कोई रिसेप्टर नहीं होता, है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंसुलिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इंसुलिन का काम क्या है, देखो अक्सर ना बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं और हम कंफ्यूज रहते हैं। इंसुलिन का काम होता है ब्लड से ग्लूकोज उठाकर सेल के अंदर पहुंचाने का, ठीक है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, देखो आप जो खा रहे हो वो डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होकर ब्लड में सीधा एब्जॉर्ब हो जा रहा है।
ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद में वो अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट हो गया, क्योंकि ब्लड का तो इतना सही काम है ट्रांसपोर्ट करने का। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में उसे यूज़ भी तो होना है ना। तो वहाँ पर वो हार्मोन इंसुलिन काम करता है, ठीक है, इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। ठीक, इंसुलिन चाहिए होगा तभी ग्लूकोज किसी सेल के अंदर जा पाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्योंकि इसने ये सब हटा दिया, ये अपनी मेम्ब्रेन पे से भी चीज़ें हटाता है। ठीक, क्या हटा देगा, इसके पास इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होता, समझे। अब जब इसके पास इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होगा तो ये ग्लूकोज का डायरेक्ट अपटेक कर पाता है, सीधा ग्लूकोज अपटेक करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा और एनर्जी ऑब्टेन करेगा। क्यों, क्योंकि मेन काम क्या है इसका, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, हाईली फंक्शनल स्ट्रक्चर है, हाईली फंक्शनल सेल। ठीक, ये कंप्लीट हुआ आरबीसी। आरबीसी के बारे में हमें जो जो चीज़ें जाननी थी ये वो हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड पोर्शन पर आते हैं, दैट इज WBC। ठीक है, इन WBC को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक, ये कैसे है, कलरलेस है। भाई आपने पढ़ा होगा, ब्लैक परफेक्टली एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और वाइट इसलिए वाइट होता है क्योंकि वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता है, समझे। तो ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव सेल्स होते हैं, इसलिए कलरलेस अपीयर होते हैं। ठीक है, और ये न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट हैं, यानी कि इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और पता है खास बात क्या है, इसके ना कई सारे टाइप्स हैं, अभी हम टाइप्स आगे पढ़ेंगे। उन टाइप्स के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसके न्यूक्लियस के बेसिस पर। ठीक, आगे समझते हैं। देखो, इनका नंबर बॉडी में कुछ कम होता है, इनका साइज़ बड़ा होता है। ठीक है भाई, सबके फंक्शन के हिसाब से उनका नंबर है। आरबीसी का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था तो हमें ज़्यादा बनाने पड़े। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन थोड़ा कम है, तो कितना होता है कुल मिलाकर 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ये प्रेजेंट होते हैं। कौन, ल्यूकोसाइट्स या WBC। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स को हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी बोलते हैं। ठीक है, इतने प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, हम इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखो WBCs उनके स्ट्रक्चर पर डिवाइड करे जाते हैं। ठीक है, कुछ WBC ऐसे होते हैं जिनके सेल के अंदर, जिनकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जिन WBCs में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, ग्रेन्यूल से आया ग्रेन्यूलोसाइट्स मतलब सेल। ठीक, जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते, जिन WBCs के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते उनको हम बोलते हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, मतलब कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, ग्रेन्यूल्स का इतना इंपॉर्टेंट क्या है, देखो जब हम इन सेल्स को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं ना, तो हम इन पर स्टेनिंग करते हैं, तो ये जो स्टेन अपटेक करते हैं ये ग्रेन्यूल्स स्टेन को अपटेक करते हैं। समझ में आई बात। ठीक है, इसलिए इनको जानना थोड़ा ज़रूरी है। अब ये जो ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, ठीक, ये ग्रेन्यूलोसाइट्स ये किस तरीके का स्टेन ले रहे हैं, इस बेसिस पर 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स। ठीक, न्यूट्रल से आया है। ठीक है, और फिल्स हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डाई के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो बेसिकली देखो, न्यूट्रल डाई तो नहीं, लेकिन एसिड और बेसिक दोनों मिक्स होते हैं, उस स्टेन को क्या बोलते हैं हम, लिशमान स्टेन। ठीक है, वॉयलेट कलर का स्टेन होता है, उसके अंदर एक एसिडिक डाई भी होती है जिसको हम इओसिन बोलते हैं। ठीक है, पिंक कलर का डाई होता है, और एक बेसिक डाई होती है जिसको हम मिथाइलिन ब्लू कहते हैं। ठीक है, उसके नाम में ही है। ठीक, हल्के ब्लू कलर का होता है। तो इन दोनों के मिक्स करने से, इन दोनों को पिंक और ब्लू को मिलाने से ऑलमोस्ट हमें वॉयलेट कलर की एक डाई मिल जाती है जिसको हम लिशमान स्टेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों डाई लेते हैं, टेक बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। ठीक है, इसके अलावा इओसिनोफिल्स,
देखो नाम से पता चल रहा है। कैसी डाई लेंगे? इयोसिन डाई लेंगे। इयोसिन डाई इट इज़ एन एसिडिक डाई, ठीक है। तो ये एसिडिक स्टेन या एसिडिक डाई लेते हैं। इसके अलावा हम तीसरे सेल पर आ जाते हैं जिसको हम बोलेंगे बेसोफिल्स, ठीक है। नाम में है बेसिक डाई लेंगे ये, ठीक है। तो जो हम बेसिक डाई यूज़ कर रहे हैं, ठीक, कौन सी कर रहे हैं? मिथाइलिन ब्लू, है ना। तो ये बेसिक स्टेन्स को लेते हैं जब हम इनकी स्टेनिंग करते हैं, क्योंकि हमें इनको माइक्रोस्कोप में देखना है, ठीक। ये हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स 3 तरीके के। अब हम आते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स पर, ठीक है। तो ये 2 टाइप के हैं, ठीक। इनके अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए मोनोसाइट्स, ठीक, और एक हो गए लिम्फोसाइट्स। अब देखो हर एक WBC का अपना फंक्शन है, ठीक है। सम टोटल इन जनरल जो WBC या ल्यूकोसाइट्स का फंक्शन है वो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। हम लोग को प्रोटेक्ट करना और अलग अलग रेस्पॉन्सेज लेकर आना, ठीक। तो हर एक सेल के इंडिविजुअल फंक्शन है, ठीक, या इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिव या प्रोटेक्टिव फंक्शन है। अब हम एक एक कर इन सेल्स के बारे में जानते हैं और इनके फंक्शन जानते हैं ताकि हमारे WBC कंप्लीट हो जाए, ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं वो न्यूट्रोफिल्स की करते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये WBCs में मैक्सिमम होते हैं, यानी कि जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है आपका, ठीक है, जिसको आपने TLC बोला, टोटल नंबर ऑफ WBC, उसका 60 to 65% न्यूट्रोफिल्स होते हैं ऑफ TLC या टोटल WBC, ठीक है। अब समझो इन सेल्स को मैंने क्या बोला, दूसरी चीज़ लिशमान स्टेन से डाई करा जाता है, ठीक है। नाम याद रहे बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो आगे चैप्टर्स में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके काम आएगा, ठीक है। लिशमान स्टेन्स काय से बना हुआ है? इयोसिन और मिथाइलिन ब्लू से, ठीक है। एसिडिक पोर्शन इज इयोसिन, बेसिक पोर्शन इज मिथाइलिन ब्लू। तीसरी चीज़ समझते हैं, इन सेल्स को हम पॉलीमॉर्फ्स भी बोलते हैं, ठीक है, या मोर स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो इनको हम PMNL बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियो ल्यूकोसाइट, ठीक है, न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। यानी कि पॉलीमॉर्फिक, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फ वर्ड यूज़ करते हैं हम फॉर्म के लिए, है ना। मॉर्फोलॉजी आया है ना वर्ड, फॉर्म के लिए, अपीयरेंस के लिए, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फ्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस होता है ना, वो न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है। और इसमें भी एक बड़ी खास बात है, एज के साथ साथ नंबर ऑफ लोब्स चेंज होते रहते हैं, ठीक। जब यंगर होता है ये सेल, ठीक है, तब इसके न्यूक्लियस की कोई लोब नहीं होती, और जैसे जैसे ये ओल्डर होता है तो इसके अंदर 2 to 5 लोब्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। अब जब हमने देखा तो ये अलग अलग फॉर्म में मिला न्यूट्रोफिल, समझ रहे हो। अच्छा, फिर हमने पहचाना कैसे न्यूट्रोफिल है? क्योंकि इसके और भी तो कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर्स की स्टडी कर हमने इसको पहचाना, ठीक। तो ये कई सारी फॉर्म में मिला, इसलिए हमने इसको नाम दिया पॉलीमॉर्फ। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि न्यूक्लियस में डिफरेंट लोब्स होते हैं। न्यूक्लियस हैव मैनी लोब्स, ठीक है। जब यंगर होता है तो कोई लोब नहीं होती, और जैसे ही ओल्डर होता है तो इसमें 2 to 5 लोब्स प्रेजेंट होते हैं इसके न्यूक्लियस में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखो इस सेल में ना खासियत है, जब भी किसी बैक्टीरिया की एंट्री होती है या वायरस या किसी भी माइक्रोब की एंट्री होती है जो बाहर से आ रहा है, फॉरेन है, हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो ये सेल चलते चलते उसके पास पहुंच जाता है उसको खाने, ठीक है। फैगोसिटिक सेल है, खाता है, ठीक। तो ये जो चलकर जाता है वहाँ पर, वो खास तरीके की कीमोटेक्टिक मूवमेंट शो करता है, ठीक है। पर वो मूवमेंट किस नेचर की होती है? वो मूवमेंट होती है एमीबॉइड नेचर की। एमीबॉइड नेचर से क्या मतलब है? देखो जैसे अमोइबा मूव करते हैं ना, स्यूडोपोडिया बनाया और चल दिया, ठीक। तो जिस टाइम ये फेगोसाइटोसिस कर रहा होता है उस टाइम पर ये स्यूडोपोडिया बनाता है उसके चारों तरफ, ठीक है। अब मान लो से फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, हाँ, ये एक बैक्टीरिया था दोगुसा, इसके पास पॉलीमॉर्फ पहुंचा, स्यूडोपोडिया बनाया चारों तरफ, इस स्यूडोपोडिया को पकड़ा, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया मिले, मर्ज हुए, और इसने इसको अंदर ले लिया वेसाइकल में, समझ गए? जस्ट ऐसे, ठीक। तो कैसी मूवमेंट शो करता है?
एमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। फंक्शन क्या है? फंक्शन हमने पढ़ा फैगोसाइटिक फंक्शन है, ठीक है। देखो ये वर्ड भी कैसे बना है, फैगो का मतलब होता है एनगल्फ, साइटिक मतलब सेल, ठीक है, यानी कि जो सेल्स को एनगल्फ करें। भाई एक सेल डेड हो गया, अब वो वहाँ पड़ा रहेगा तो नुकसान पहुँचाएगा, ये पहुँच जाएगा उसको खा लेगा। एक बैक्टीरिया आ गया, उसने टॉक्सिन रिलीज करने शुरू करे, ये उन टॉक्सिन को पहचान कर वहाँ पहुँचा, जाकर उनको खा लिया। समझ गए न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल्स के बाद में हमने क्या पढ़े, इओसिनोफिल्स। तो जो इओसिनोफिल्स होते हैं इनके अंदर कोर्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। कोर्स का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, तो लार्ज साइज ग्रेन्यूल्स होते हैं, कोर्स ग्रेन्यूल्स इओसिनोफिल्स में, ठीक। आगे समझो, ये जो डाई लेते हैं वो इओसिन होती है, किस कलर की, पिंक कलर की, ठीक है, पिंक और रेड कलर, पिंक ही आप मानकर चलो, ठीक। दूसरी बात, ये टोटल WBCs का 2 to 3% ही होते हैं, 2 to 3% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इनके न्यूक्लियस के बारे में। जो इनका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वहाँ पर तो मैंने आपको क्या पता, बहुत सारी लोब हैं और यंगर में तो है ही नहीं। यहाँ पर न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है, समझे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इनका फंक्शन क्या है। जो इओसिनोफिल्स होते हैं, ठीक है, इनके बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से मैं आपको दो बता रहा हूँ। एक तो ये इन्फेक्शन को ना रेजिस्ट करते हैं, उन्हें से रोकते हैं, रेजिस्ट इन्फेक्शन, ठीक। दूसरा ये एलर्जिक रेस्पॉन्स लेकर आते हैं, है ना, एलर्जिक रेस्पॉन्स देखा होगा ना, सुना होगा, छींक आनी शुरू हो गई, रनिंग नोज, रनिंग आईज, स्नीजिंग, ठीक है, ये सारे के सारे सिम्टम होते हैं एलर्जी के, ठीक। और जिस रेस्पॉन्स से एलर्जी हो उस रेस्पॉन्स को हमने एलर्जिक रेस्पॉन्स बोल दिया, ठीक है। ये जैसे देखो रेस्पॉन्स से क्या है, एक बैक्टीरिया ने इन्वेड करा, अब उसके खिलाफ या किसी एक फॉरेन पार्टिकल ने इन्वेड करा, ठीक है, मान लो मुझे किसी पॉलन से एलर्जी थी, एक पॉलन मेरी बॉडी में इन्वेड कर गया, तो अब बॉडी इसके खिलाफ रेस्पॉन्स करेगी। अरे आपने लिविंग और नॉन लिविंग चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी में, वहाँ बताया है कि एक ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है क्योंकि उसके पास कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि वो अपने एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव है, मतलब अपने एनवायरनमेंट से वो स्टिमुलस लेता है, इन्फॉर्मेशन लेता है और उसके खिलाफ रेस्पॉन्स करता है। तो भाई पॉलन मेरी बॉडी में आया, आने के बाद मेरी बॉडी ने उसको देखा, पहचाना, ठीक है, सेंस करा और उसके बाद में उसके लिए रेस्पॉन्स करा। अब क्योंकि ये एलर्जिक कॉज कर देगा, मुझसे इससे एलर्जी हो जाएगी, सारे के सारे एलर्जिक सिम्टम आ जाएंगे, इसलिए इस रेस्पॉन्स को हमने एलर्जिक रेस्पॉन्स नाम दिया। समझ गए। अब थर्ड, बेसोफिल्स। बेसो मतलब बेसिक, फिल्स जो वो डाई ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मिथाइलिन ब्लू से स्टैंड करे जाते हैं। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है, इनका न्यूक्लियस भी बाइलोब्ड होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो नंबर है इनका, ये 0.5 से 1% होता है TLC का, यानी कि जो भी टोटल WBC का काउंट है उसका 0.5 या 1% ये प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या है देखो, तो ये ना हिस्टामिन, कुछ चीज़ें हैं जो ये सिक्रीट करते हैं, जैसे हिस्टामिन हो गया, ठीक है, सेरोटोनिन हो गया, ठीक, हेपेरिन हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये इन्फ्लामेशन में रेस्पॉन्सिबल होती हैं, इन्फ्लामेशन के अंदर होती हैं, ठीक है। तो इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन, फंक्शन हो गया इसका, दीज सेल्स आर इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेशन। देखो इन्फ्लामेशन में और भी सेल्स, बहुत सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक, लेकिन ये एक की रोल प्ले करते हैं इन्फ्लामेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ नंबर, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आर द लार्जेस्ट ल्यूकोसाइट्स। ठीक, टोटल WBCs का 6 to
8%। ठीक है, अब इनका न्यूक्लियस कुछ खास है। कैसे खास है मैं बताता हूँ आपको। देखो, इनका जो न्यूक्लियस होता है वो होता है राउंड, ओवल, हॉर्स शू शेप्ड, समझे, राउंड या फिर ओवल या हॉर्स शू शेप्ड, जनरली हॉर्स शू शेप्ड। ठीक है, इसको आप हॉर्स शू शेप्ड बोल लो, किडनी शेप्ड बोल लो, बीन शेप्ड बोल लो। वो देखिए ना आपने, एक दाल होती है, किडनी बीन्स बोलते हैं उनको, है ना, जैसे राजमा समझ लो आप, ठीक, इस तरीके से। तो इनका न्यूक्लियस ऐसा होता है, इस शेप का। ठीक, अच्छा, खासियत क्या है कि इनका जो ये न्यूक्लियस होता है ना, ये एक तरफ को पुश होता है सेल में। तो जब ये एक तरफ को हो जाएगा न्यूक्लियस, तो एक साइड बहुत सारा हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। ठीक, इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है फैगोसाइटोसिस का, जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो ये और न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ठीक है, पांचवें सेल की हम बात करते हैं, लिम्फोसाइट्स। ठीक, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये 20 to 25% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट काउंट या टोटल WBC बनाते हैं। ठीक है, इनका न्यूक्लियस भी हॉर्सशू शेप्ड होता है। हॉर्सशू शेप बोल लो, किडनी शेप बोल लो, बीन शेप बोल लो, है ना, जो चाहो। उसके अलावा इनके न्यूक्लियस में क्या खास बात होती है कि सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ये ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो एक सेल जिसमें बहुत बड़ा बीन शेप न्यूक्लियस दिखाई देगा। ठीक है, इनको हम वैसे ही पहचानते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स। ठीक, कौन कौन से हो गए? एक तो होते हैं बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट्स। जब आप लोग 12th में आ जाओगे तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एक चैप्टर है, उसके अंदर बहुत अच्छे से इम्यूनिटी को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी वो प्रोटेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, या इम्यूनिटी वो रेस्पॉन्स है जो हमें प्रोटेक्ट करता है इन्वेजन से। ठीक, अलग अलग डिफेंस सिस्टम है भाई। जब कोई बैक्टीरिया हम में एंटर कर रहा होता है तो सबसे पहले तो देखो, कोई स्किन से एंटर नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्किन एक बैरियर बनाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन एक बैरियर बनाते हैं। उसके बाद में अगर मान लो वो सारे बैरियर्स को तोड़ता हुआ अंदर चला गया, तो जो फाइनली चीज़ अटैक करेगी उस पर, जो उसको मारेगी और उससे रेड ऑफ होगी, वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, अब ये दो तरीके के लिम्फोसाइट्स दो तरीके की इम्यूनिटी बनाते हैं। ठीक, जो टी लिम्फोसाइट्स है ये बनाते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम CMI बोलते हैं, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, और जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये बनाते हैं ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमोरल का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, तो ये ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी बनाते हैं। अभी आप बस इतना याद रखो कि ये 2 टाइप के होते हैं और 2 तरीके की इम्यूनिटी बना रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली इनका फंक्शन क्या हो गया? दे तो हमें इम्यूनिटी रहे हैं ना, है ना, तो ये इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। दे जनरेट इम्यून रेस्पॉन्स। समझ में आ गया आपको? तो ये तो पोर्शन था WBCs का। अब हम लास्ट सेल पर आ जाते हैं, प्लेटलेट्स, जिनके बारे में हमें मेरे हिसाब से सबसे कम नॉलेज होनी चाहिए और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप एनिमल टिश्यू में ब्लड को पढ़ेंगे ना, तो आपको वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो, पहले तो ना पूछ लेता था, और दूसरा सीधी सी बात है, ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कि आप कल को डॉक्टर बनोगे तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की। ठीक, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, है ना। मैंने आपको बताया थ्रोम्बस बनाने का काम है इनका, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, ये भी फॉर्म्ड एलिमेंट का नॉन न्यूक्लिएटेड सेल है, यानी कि इसके पास भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, देखो, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, और उसके अलावा इसमें माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यही माइक्रोफाइब्रिल्स फाइबर को बनाएंगे, और उसके अलावा इनके अंदर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो हेल्प करते हैं उस कैस्केड को चलाने में, उन रिएक्शंस को चलाने में, जो क्लॉट बनाएंगे आगे जाकर। ठीक, और ये कैसे हो गए? कलरलेस। ठीक है, अच्छा, अब इन सेल्स को ना हम फ्रेगमेंट काउंट करते हैं। फ्रेगमेंट मतलब टुकड़े।
ठीक, हम ये बोलते हैं जिस टाइम डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, तो जो मेगा कैरियोसाइट्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म के कुछ टुकड़े टूटकर प्लेटलेट्स बन जाते हैं, समझ गए। तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द फ्रेगमेंट्स। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एक छोटी सी लाइन दिखेगी, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स, ठीक, फॉर्म फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, तो उसका मतलब यही है, ठीक है। तो दीज आर कंसिडर्ड टू बी द फ्रेगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म suspended in blood formed from megakaryocytes। समझ गए। इनका नंबर कितना है देखो, तो क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे और ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी लूज़ नहीं होनी चाहिए, इस वजह से ये ऑलमोस्ट 1.5 lakhs टू 3.5 lakhs प्रेजेंट होते हैं ब्लड के पर मिलीमीटर क्यूब में, ठीक है। और एक मज़ेदार बात और बताता हूँ, देखो बर्थ से लेकर अप टू 3rd मंथ इनका ये नंबर नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये अपना नॉर्मल लेवल अटेन कर लेते हैं, अटेन नॉर्मल लेवल एट 3rd मंथ आफ्टर बर्थ, समझ गए। और भाई सीधी सी बात है, अगर इनका नंबर गिर जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, कहीं से भी ब्लड बहना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड को रोकने का काम, ठीक है, ब्लड के निकलने से ब्लड को रोकने का काम तो प्लेटलेट्स का ही है ना। जब ये क्लॉट बनाएंगे तभी तो ब्लड रुकेगा। तो किसी वजह से कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें कंजेनाइटल, ठीक है, डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर प्लेटलेट्स नहीं बन पा रहे हैं, ठीक, तो या फिर और भी बहुत सारे, जैसे डेंगू के अंदर भी ना प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। तो सब क्या है, प्लेटलेट काउंट कम होने से खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, थ्रोम्बस बनने के चांसेस आ जाते हैं, समझ रहे हो। और ब्लड लॉस होता है तो बहुत सारा लॉस होता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लॉट बनेगा ही नहीं, समझ गए। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन हो गया इनका ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। इस ब्लड क्लॉटिंग को हम, देखो ब्लड क्लॉटिंग थोड़ा सा लेमन हो गया, ठीक है, कोएगुलेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, हम कोएगुलेशन बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इज नोन एज कोएगुलेशन, ठीक। तो आज का हम लेक्चर इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, कि हम ब्लड ग्रुपिंग कैसे कर पा रहे हैं, ठीक। ये भी ना बहुत बढ़िया इसके पीछे स्टोरी है। पहले ना ये होता था, देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। तो मज़ेदार स्टोरी क्या है, पहले ये होता था कि जब ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज़ करते थे ना, मानो किसी का एक्सीडेंट हुआ और ब्लड उसमें लेवल गिर गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, आरबीसी का लेवल गिर गया, या किसी को बहुत सीवियर एनीमिया हो गया, अब उसको ब्लड चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करेंगे, ठीक, दूसरे ह्यूमन्स का तो कर सकते हैं। तो क्या होता था, पहले जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते थे तो कई बार ना तो ब्लड ठीक से ट्रांसफ्यूज़ हो गया, कई बार वो ब्लड इकट्ठा हो जाता था, क्लम्प हो जाता था, ठीक है, तो आरबीसी जो होते हैं ना वो क्लम्प हो जाते थे। अब बहुत समय तक ये कन्फ्यूजन रहा कि ये क्लम्प क्यों हो रहे हैं, ठीक, अनलेस 1901 में कार्ल लैंडस्टेनर आए, ठीक है, एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी, ठीक है, और जब उन्होंने ये ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी तब हमें ये समझ में आया कि कुछ ट्रांसफ्यूजन में तो ब्लड आसानी से चला जाता है और कुछ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में वो ब्लड क्लम्प हो जाता है, ठीक है। अब उन्होंने जब स्टडी करा ना आरबीसी का, तो देखो उन्होंने ये देखा कि आरबीसी के ऊपर ना कुछ एंटीजन प्रेजेंट है। एंटीजन का काम क्या है, एंटीजन बेसिकली ना काम करते हैं एग्लूटिनेशन में। एग्लूटिनेशन एक टर्म है, एंटीजन एंटीबॉडी दो चीज़ें हैं। किसी भी सेल के सरफेस पर बहुत सारे ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ठीक है, उनका काम होता है पहचानने का, वो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ों के लिए, ठीक भाई, जैसे रिसेप्टर है तो कोई चीज़ आकर अटैच हो जाएगी, समझ रहे हो, कुछ चीज़ों के लिए अटैचमेंट का काम करते हैं, समझ गए। तो इसको ना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो एक एंटीजन होता है, उस एंटीजन से जुड़ती है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी का काम होता है उस एंटीजन को ख़त्म कर देने का, ठीक। तो हमारी बॉडी में जो माइक्रोब्स इन्वेड करते हैं उनके पास भी एंटीजन होता है, और हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडी प्रिपेयर करती है। यही तो पूरा वैक्सीनेशन का बेसिक है ना। तो ये जो एंटीजन एंटीबॉडी है ना, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ठीक। तो अब उन्होंने ये देखा कि आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन है, ठीक है,
अब आज तो हम ये जानते हैं, हमने जब जेनेटिक स्टडी करी तो आज हमें 20 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप मिल गए, लेकिन उन्होंने उस टाइम पर 2 ब्लड ग्रुप बताए। ठीक, उन्होंने कहा कि 2 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है इस सेल के सरफेस पर, आरबीसी के सरफेस पर। देखो, आरबीसी ने इंसुलिन का तो वो हटा दिया रिसेप्टर, ठीक है, क्योंकि सीधा ग्लूकोज लेना था, लेकिन एंटीजन प्रेजेंट रखे। एंटीजन बहुत ज़रूरी थे भाई। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई बाहर से फॉरेन माइक्रोब आ गया, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा आपकी बॉडी को कि यहाँ आपको डिफेंस की ज़रूरत है? ठीक है, तो दूसरे आरबीसीज आ गए, है ना, सपोज करो। अब देखो, अगर ये एंटीजन नहीं होते तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत आसान काम था, लेकिन ये एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब इन एंटीजन को इन्होंने स्टडी करा और इन्होंने ये बोला कि 2 टाइप के एंटीजन है, एक एंटीजन ए है, एक एंटीजन बी है, ठीक है। उन्होंने नाम दे दिया एंटीजन ए, एंटीजन बी, ये 2 प्रेजेंट हैं इस पर, ठीक। इन 2 एंटीजन के एंटीबॉडी होते हैं, जिनको इन्होंने बोला, एंटीजन ए की जो एंटीबॉडी बोली ना, वो बोली एंटी है या फिर एल्फा एंटीबॉडी। अब आपके एनसीईआरटी में तो एंटी भी दिया हुआ है, तो हम इसी टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। बाकी एल्फा एंटीबॉडी और बीटा एंटीबॉडी भी होती है, ठीक। तो एंटीजन ए की एंटीबॉडी थी एंटी ए या एल्फा एंटीबॉडी, एंटीजन बी की एंटीबॉडी थी एंटी बी या बीटा एंटीबॉडी। ये एक टाइप का ब्लड ग्रुप हुआ। ऐसी एक इन्होंने डिस्कवर करा RH ब्लड ग्रुप, ठीक है, RH फैक्टर। जो वो RH फैक्टर था वो रीजस मंकी में इन्होंने डिस्कवर करा, ठीक है। एक तो लेंसनर थे और एक विजनर थे, ठीक, WEISNER, ठीक। जहाँ तक मुझे नाम याद है, ठीक है। तो हाँ, विनर, WIENER, विनर, ठीक है, लेंसनर और विनर। तो इन्होंने RH फैक्टर दूसरा ब्लड ग्रुप। अब आज की तारीख में तो हमें पता है कि भाई 20 से ज़्यादा ब्लड ग्रुप है, लेकिन आज भी ना जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो ये मेन 2 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ये 2 मेन सिस्टम होते हैं जिनको हमें मैच करना होता है। ये 2 मेन सिस्टम है, ठीक है। एक तो ABO सिस्टम है और एक RH सिस्टम है, ठीक। अब अगर ये ढंग से मैच ना हो तो बहुत सारी डिजीज हो जाती है। खैर, ये बात हम अगले लेक्चर में करेंगे ब्लड ग्रुपिंग की, ठीक है। कैसे लेंसनर ने डिस्कवरी करी ब्लड ग्रुप्स की और उसके बाद में क्या उन्होंने लॉ दिया उनकी स्टडी के बेसिस पर, और किस तरीके से अलग अलग ब्लड ग्रुप बने, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मैं आशा करता हूँ आप सबका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, और आप सबको कांग्रेट्स करता हूँ क्योंकि आप सब बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाले हो। और जो लोग तैयारी कर रहे हो वो इसलिए पढ़ो कि तुम लोगों को पढ़ना है, जानना है, सीखना है, लोगों की मदद करनी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, जब एक पॉजिटिव रीज़न होगा ना तो आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाओगे, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं लेक्चर, और आज के लिए थैंक यू।